अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम कल के दर्स को आगे बढ़ाते हुए यानी गुज़िश्ता दर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अस्सियासा अन्नक़दिया मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो अस्सियासा अन्नक़दिया या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इसको भी हम जब समझ लेते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सियासा नक़दिया यानी वह सियासात होते हैं जिसे मरकज़ी बैंक, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर इंडिया की आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ सियासात को अप्लाई करती है, कुछ सियासात बनाती है अपने इक़्तिसादी अहदाफ के हुसूल के लिए। तो हम इसे कह सकते हैं हिया अस्सियासा अल्लती यसनउहल बैंक अल मरकज़ी लितहक़ीक़ अहदाफ मुअय्यना। अभी अहदाफ क्या हो सकते हैं? बैंक मरकज़ी के दो हदफ होते हैं। हदफ इसके कितने होते हैं? दो हदफ। पहली हदफ ये होती है कि महंगाई कम रहे, तज़ख़्ख़ुम कम रहे, इन्फ्लेशन को मेंटेन करना। तो पहला क्या है? इन्फ्लेशन। स्टेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन यानी इस्तिक़रार, तज़ख़्ख़ुम। और दूसरा टारगेट होता है अनएम्प्लॉयमेंट को रिसीव करना, यानी अनएम्प्लॉयमेंट पर काबू पाना, बेरोजगारी पर काबू पाना और महंगाई पर काबू पाना। ये दो अहदाफ होते हैं बैंक मरकज़ी के। इनके हुसूल के लिए ये चंद अदवात को इस्तेमाल करती है, उसे हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो दूसरा क्या है? कह सकते हैं कंट्रोल ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को या बेरोजगारी को कंट्रोल करना चाहती है बैंक मरकज़ी। ये उसके मेन अहदाफ होते हैं। होता क्या है, सिचुएशन ये होती है कि बैंकों के पास पैसा होता है। अब बैंक वाले जब लोगों को कर्ज देंगे आसानी से, कम इंटरेस्ट रेट पे, तो बहुत सारे लोग कर्ज लेंगे। और जब कर्ज लेंगे तो उनके पास पैसा होगा, और जब पैसा होगा तो वो डिमांड करेंगे, क्योंकि उनका जेब पहले से भरा हुआ है, उनके पास पैसे पहले से हैं। तो जहां भी जाएंगे वो सामान खरीदेंगे, मोल तोल नहीं करेंगे, वो बार्गेनिंग नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्टली वो सामान को खरीदेंगे और जो पैसा होगा दे देंगे, क्योंकि उनका जेब गर्म है, उनके पास पैसा है। और जब सब लोगों के पास ऐसे ही पैसा हो जाएगा तो जो जहां जाएगा, जो चीज़ जितने महंगे या जितने पैसे मिलेगी उसको खरीद लेगा। इस तरह से एक महंगाई मार्केट में हो जाएगी और महंगाई बढ़ती जाएगी। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बैंकों को कहेगी, भाई आप लोगों को कर्ज नहीं दे सकते। कर्ज देने के लिए आपके ऊपर ज़रूरी है कि आप बैंकों को इतने रुपए में, इतने रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर कर्ज दें। अब जब कर्ज महंगा हो जाएगा, कर्ज लेने में परेशानी होगी, तो लोगों के पास पैसे कम आएंगे, क्योंकि एक तरह से सारे लोगों का पैसा किसके पास होता है? बैंकों के पास होता है। हमारा पैसा, आपका पैसा, आपके घर के लोगों का पैसा, सबका पैसा बैंकों के पास है। अब बैंक ही पैसे को मेंटेन करते हैं। जहां पैसा भेजेंगे वहां जाएगा, जिसको नहीं देना चाहेंगे नहीं पहुंच पाएगा। तो क्योंकि पैसा बैंकों में पहुंच गया था, महंगाई हो गई थी। अब जो है, अब गवर्नमेंट बैंकों से कहेगा कि आप या मॉनेटरी पॉलिसी
के तहत बैंक मरकजी कहेगी कि आप लोगों को, आरबीआई कहेगी कि आप लोगों को कर्ज नहीं दे सकते आसानी से। अगर कर्ज देंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों पर 10%, 15% इंटरेस्ट चार्ज करें, इंटरेस्ट चार्ज करें, ताकि वो आसानी से, अब जब चार्ज महंगा हो जाएगा, इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा, तो लोग बताते खुद कर्ज नहीं लेंगे। अब जब कर्ज नहीं लेंगे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो किसी चीज़ का डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो जो चीज़ें पहली सी महंगी थी वो धीरे धीरे लोग उसको कम रेट में बेचने लगेंगे। इस तरह से महंगाई कम हो जाएगी। अब जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, तो जब मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि पैसा होगा तो लोग प्रोजेक्ट चालू करेंगे, नया नया काम करेंगे, नया नया बिजनेस करेंगे और इस तरह से लोगों को नौकरी चाकरी मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में पैसा गया है, मार्केट ने लोगों में महंगाई को बढ़ा दिया है। तो अब एक तरह से एक तरफ महंगाई कम होती है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ती है। और अगर हुकूमत रोजगार देना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट में पैसा पहुंचाए। अब जब मार्केट में पैसा पहुंचाएगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो एक तरह से दोनों चीज़ों को गवर्नमेंट देखती है कि ऐसा हम कुछ करें, कुछ ऐसा करते रहें कि मार्केट में महंगाई भी ना हो और डेवलपमेंट भी होता रहे, लोगों को नौकरी भी मिलती रहे। तो एक तरह से तज़ख्खुम पर कंट्रोल करने के लिए जब गवर्नमेंट या बैंक मरकजी आगे आती है तो फिर क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ने लगती है। और जब बेरोजगारी पर कंट्रोल करने के लिए बेरोजगारी को प्रमोट करती है, लोगों के पास पैसा पहुंचाती है, लोगों को पैसे देती है ताकि वो बिजनेस कर सकें। और जब ये हालत होती है, पैसा लोगों के पास पहुंचता है, तो फिर महंगाई बढ़ने लगती है। तो जहां एक तरफ आसानी है वहीं एक तरफ उसके लिए, दूसरी तरफ उसके लिए परेशानी है। तो इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करती है, उसके पास कुछ अदवात हैं, उन अदवात को हम पढ़ते हैं। अदवात अस्सियासा अन्नक़दिया। तो उसके पास कई तरह की अदवात हैं, उनमें से हम सिर्फ 3 को पढ़ेंगे और उन तीनों के ज़रिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को अपना करके महंगाई पर और बेरोजगारी पर कंट्रोल करती है। और बाकी जो भी सिस्टम है वो इसी सिस्टम के अंदर में आएंगे। जैसे गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ तरह के टूल्स हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं, सूद के ज़रिए से पैसे पर कंट्रोल करना। जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके पास कई तरह के हैं। कुछ इंटरेस्ट रेट 1 दिन के लिए होता है, कुछ इंटरेस्ट रेट 10 से 15-20 दिन के लिए होता है और कुछ इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट हैं ये मुख्तलिफ होते हैं। उसमें से एक होता है, तो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं कि पहला टूल उसका होता है सेरुल खस्म या सेरुल फ़ायदा, इसे हम कहें इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट का एक इसके पास टूल होता है। अब कुछ इंटरेस्ट रेट ऐसा होता है जो 1 दिन का होता है, उसे हम कहते हैं हिंदुस्तान में MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है, ये 1 दिन के लिए होता है। इससे ज़्यादा का अगर, और ये होता कैसे है, यानी ये इंटरेस्ट चार्ज कैसे होता है, कैसे लगता है, ये सेंट्रल बैंक जो है, ये सेंट्रल बैंक बैंकों को पैसा देती है। आरबीआई बैंकों को, जो भी जितने बैंक हैं मुल्क में, उनको ये कर्ज देती है कि आप लोगों को पैसे दीजिए ताकि मुल्क में, इकॉनमी में पैसे जाएं और डेवलपमेंट हो। तो ये इनको पैसे देती है कर्ज पे। तो अगर 1 दिन का कर्ज ये बैंक वाला ले रहा है इनसे, आरबीआई से, तो उसको क्या कहते हैं, उस इंटरेस्ट रेट के चार्ज को क्या कहते हैं, MSP। अगर वो 1 से ज़्यादा, 2 से 15-20 दिन के रेंज में अगर लेता है तो हम उसको कहते हैं रिपो रेट, रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट। ये दूसरा टूल हुआ और ये इंटरेस्ट रेट ही से मुताल्लिक है। और तीसरा होता है बैंक रेट।
बैंक रेट यानी ये लॉन्ग टर्म लोन होता है। जब बैंक वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 2 से ज्यादा के लिए, तो ये बैंक रेट होता है। ये सबसे कम, ये सबसे ज्यादा होता है। और रिपो रेट ये ज्यादा होता है। मान लीजिए ये 4 हुआ तो ये रहेगा MSF 4.2। तो इन्हीं सूदी रेट के जरिए से गवर्नमेंट की बैंक यानी बैंकुल मरकजी, क्योंकि यह तमाम बैंकों का बैंक होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तमाम बैंकों का चूंकि बैंक है, इसलिए कर्ज की अगर इन बैंकों को जरूरत पड़ती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको देगी और उन पर चार्ज लगाएगी MSF रेट की या रिपो रेट की या बैंक रेट की। तो एक तरीका उनके पास है बैंकों पर कंट्रोल करने का, शेयरुल खस्म, शेयरुल फायदा या इंटरेस्ट रेट। इसके जरिए से इन पर कंट्रोल करती है कि आप मार्केट में पैसा कितना पहुंचाएं या मार्केट से कितना आप पैसे वापस लें। क्योंकि जैसे मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा महंगाई बढ़ेगी, मार्केट में पैसे कम जाएंगे बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई कम होगी। दूसरा टूल होता है उनके पास, गवर्नमेंट के बैंक के पास यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, निस्बत अल एहतियाती अल कानूनी। इसे हम कह सकते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो। ये 2 तरह का हो सकता है, एक तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो सकता है और एक कैश रिजर्व रेशियो हो सकता है। ये दोनों अदवात ऐसे हैं, ये अप्लाई होता है उन डिपॉजिट पर जिसे हम और आप बैंकों में जमा करते हैं। क्योंकि हमारा पैसा जो बैंकों के पास है वो एक तरह से कर्ज है, बैंक को के ऊपर जरूरी है कि जब हम ये पैसा उनसे वापस मांगे हमको वापस दे दे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बैंक वाले फ्रॉड कर जाएं, बैंक वाले पैसा लेकर के भाग जाएं या बैंक वालों के पास पैसा ही ना बचे जब हम पैसे निकालने जाएं। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए RBI करती क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो उन पर लगा देती है, लिक्विडिटी SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और दूसरा होता है कैश CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इन दोनों के जरिए से मुख्तसरन ये है कि जो पैसा हमने बैंकों में जमा किया है, हम जैसे हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने जो पैसा बैंकों में रखा है, उनके पैसे की इससे हिफाजत होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा करने से बैंकों के पास पैसा कम बचता है और बैंक वाले इस बात पर काबिल नहीं हो पाते कि पैसा बैंकों को, लोगों को ज्यादा वो कर्ज पर दे सकें। क्योंकि बैंकों में जो इनकम होती है वो कर्ज से होती है, हमसे पैसा लिया, आपसे पैसा लिया और फिर ये पैसा दूसरों को वो लेंड करते हैं, कर्ज देते हैं, उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, उन पर सूद हाई लगाते हैं और जो डिफरेंस होता है यही इनका फायदा होता है। मिसाल के तौर पे अहमद है, अहमद ने सेविंग अकाउंट है अहमद के पास, इसने बैंक में पैसा जमा किया। अब सेविंग अकाउंट पे जानते ही हैं कि गवर्नमेंट सूद देती है, चाहे आप मांगे या ना मांगे। वो अलग मिसाल के तौर पर 5% उसने सूद दिया इसको। अब ये जो पैसा अहमद का यहाँ पे पहुंचा है, मान लीजिए 100 रुपया अहमद ने जमा किया। अब 100 रुपये में से कुछ ये उठा करके दूसरे को, मान लीजिए खालिद को इसने लेंड कर दिया, खालिद को इसने कर्ज पर दे दिया, लोन। अब जो लोन खालिद को मिला है तो ये 5% पे थोड़ी देगा, इसको देगा 10% पे। 10% लेगा बैंक, 5% उठा के अहमद को दे देगा और 5% इसके पास जो बच गया ये उसका हो गया इनकम, ये उसका मुनाफा हुआ। ऐसे बैंक वाले कमाई करते हैं अपना। आपका पैसा उठा करके दूसरे को कर्ज पे देते हैं और उस पर सूद का चार्ज लगाते हैं, उसमें से कुछ पैसा आपको दे देते हैं और बाकी जो पैसा उनका होता है सूद,
वो उनका अपना इनकम हो जाता है। तो इसी 100 रुपए की हिफाजत के लिए ये SLR और CER पहले मकसद के लिए आता है, पहले टारगेट में। इसमें से मिसाल के तौर पर 70% दोनों मिला करके, इसमें मान लीजिए हो गया 5% और इसमें मान लीजिए हो गया 25%। तो एक तरह 70% इसमें से गवर्नमेंट ने बचा लिया। अब इसके पास, बैंक के पास बचा सिर्फ 70 रुपया। सिर्फ 70 रुपए में से ये अहमद को या खालिद को ये कर्ज दे सकता है, उससे ज्यादा ये कर्ज नहीं दे सकता, क्योंकि 30% इसका हो गया रिजर्व के शक्ल में कानूनी निस्बतुल एहतियाती अल कानूनी, यानी कानून के तौर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को कह दिया कि आप इससे ज्यादा कर्ज नहीं दे सकते। ये पैसा जो है ये उठ करके कहां पहुंच जाएगा, तकरीबन 25%, 30% पैसा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चला जाएगा। इन बैंकों को वहां पे जमा करना होगा एहतियाती के तौर पे। तो ये दूसरा तरीका है मार्केट में लिक्विडिटी पहुंचाने और डिमांड और सप्लाई के तौर पे। और तीसरा टूल जो होता है उसे हम कहते हैं अमलियात अस्सूक अल मफ्तूहा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये होता है कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो बैंकों में अपना पैसा ना जमा करते हों। ऐसा तो भी हो सकता है, बैंकों में अपना पैसा जमा ना करते हों, बैंकों से लोन ना लेते हों। तो फिर उनके पैसे से क्या किया जाए? मार्केट में तो पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश यही होती है कि जब महंगाई बढ़ने लगे तो मार्केट से पैसा निकाल लो, लोगों से पैसा छीन लो, लोगों के पास पैसा ना पहुंचने पाए। और जब इक्तिसादी हालत कसाद में पहुंच जाए, कसाद बाजारी आ जाए, तो कोशिश ये करो कि लोगों के पास पैसा पहुंच जाए ताकि लोग बिजनेस चालू कर दें और एम्प्लॉयमेंट चालू हो जाए, लोगों को नौकरी मिलने लगे। ये गवर्नमेंट का मकसद होता है। तो चूंकि जो लोग बैंक से नहीं कनेक्टेड हैं, बैंकों से लोन नहीं लेते हैं, बैंकों में अपना पैसा नहीं जमा करते हैं, बल्कि अपने पास रखते हैं, या इनसे उनसे आपस में शेयर मार्केट से पैसा लेकर के और डायरेक्ट मार्केट से पैसा लेकर के या कैपिटल मार्केट से पैसा लेकर के जो लोग अपना कारोबार करते हैं, उन पर गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करे? हम बैंक से पैसा ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, उससे अपना काम करें तो हमारे ऊपर कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर मैं बैंकों से अपना मामला नहीं करता तो हमारे ऊपर कंट्रोल कैसे होगा? ऐसी सूरत में बैंक क्या करती है, अमलियात सूक अल मफ्तूहा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है महंगाई पर या अनएम्प्लॉयमेंट पर। उसकी वजह यह है कि मार्केट में जैसे मान लीजिए पैसा ज्यादा हुआ, क्योंकि मार्केट में जैसे पैसा ज्यादा होगा डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? नई नई पॉलिसी लाएगी, म्यूचुअल फंड लेकर के जाएगी, भाई इसमें आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना रुपया इनकम मिलेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने पास पैसे रखे हुए हैं जेब में, खाने पीने के लिए कहेंगे भाई बचा करके इसको इन्वेस्ट कर दो, 10 साल बाद इतना रुपया मुनाफा मिलेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस की पॉलिसी ले आई कि भाई आप बच्ची के नाम पर, जहेज के नाम पर और बच्चे के एजुकेशन के नाम पे आप पॉलिसी खरीद लीजिए, एजुकेशन सिस्टम में कुछ आपको मदद मिल जाएगी। तो आपने इंश्योरेंस खरीद लिया 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, कि चलिए हम आज 3 लाख का खरीद रहे हैं, 10 साल बाद हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो हम उसको इंजीनियरिंग में दाखिला कराएंगे, उस वक्त हमको 10 लाख रुपया मिलेगा। 3 लाख आज जमा करो, 10 साल बाद 10 लाख रुपया लो। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट अपनाती है। तो इस तरह से लोगों के पास जो लिक्विडिटी थी, जो पैसा था, वो छीन करके बैंकों के पास चला गया या गवर्नमेंट के एजेंसियों के पास चला गया, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाती हैं। तो इस तरह से पैसा जो था वो मार्केट से निकल गया। अब जब मार्केट से पैसा निकल गया तो जाहिर सी बात है जो सामान महंगा था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा जब नहीं बचेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, और जब खरीदेंगे नहीं तो बेचने वाले मजबूरन होकर के उस सामान को सस्ता बेचेंगे, और जब सस्ता बेचेंगे तो फिर महंगाई खत्म हो जाएगी, फिर मार्केट अपने आप चलने लगेगी। बस ये परेशानी होगी कि जब मार्केट में पैसा नहीं रह जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर गवर्नमेंट मार्केट में पैसा पहुंचाएगी ताकि लोगों को रोजगार मिले। लेकिन जैसे रोजगार मिलेगा, लोगों के पास जैसे जैसे पैसा पहुंचेगा, फिर महंगाई शुरू होगी, फिर गवर्नमेंट इन्हीं पॉलिसीज को अपना करके लोगों के पास पैसे कम कर देगी और फिर महंगाई कम हो जाएगी। तो यहां पे आपने देखा ये आरबीआई है,
तो ये 3 अदवात का गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। आपने देखा यहाँ पे आरबीआई है और ये बैंक है और ये पब्लिक है। पब्लिक करती क्या है? पब्लिक पैसा ले जा करके यहाँ पे जमा कर देती है। अब ये वाले फिर पब्लिक को जिनके पास पब्लिक में से जिनके पास सरप्लस है, पैसा ज़्यादा है, वो अपना पैसा ले जा करके बैंक में जमा कर दिए। अब बैंक वाले ने उस आदमी को कर्ज दे दिया जिसके पास पैसे कम नहीं थे, तो ये उठा करके फिर पब्लिक में पैसा चला आया। अब यहाँ पे ये जो पैसा आ रहा है जा रहा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो रहा है, लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करे? आरबीआई यहाँ पे रहेगी। और कभी कभार ये लोग आरबीआई से कर्ज लेते हैं, ये लोग आरबीआई से कर्ज लेते हैं, आरबीआई इनको कर्ज देती है। अब आरबीआई जो कर्ज देती है इनको, जब बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो किस रेट पे? इंटरेस्ट रेट पे, चाहे वो MSF हो या रिपो रेट हो या बैंक रेट हो, इन्हीं रेट पर ये इनको कर्ज देती है। तो कभी कभार जब ये कर्ज को बढ़ा देगी, आरबीआई जब कर्ज को बढ़ाएगी तो बैंक वाले इनसे आरबीआई से कर्ज लेंगे, जल्दी नहीं लेंगे, तो इनके पास पैसा नहीं बचेगा। जब इनके पास पैसा नहीं बचेगा तो ये लोग भी पब्लिक को कर्ज नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी, बिल्कुल हल्का कर देगी, तो बैंक वाले आरबीआई से खूब पैसा लेंगे और इनसे पैसा लेकर के खूब पब्लिक में पहुंचाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि बैंक वाले मार्केट पब्लिक को पैसे भी दे रहे हैं और पब्लिक से पैसे छीन भी रहे हैं, पब्लिक के पास पैसा कम भी कर दे रहे हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? बैंकों के पास पैसा ज़्यादा बच जाता है। यानी कभी कभार जैसे कोई छुट्टी है, छुट्टी के अय्याम में कौन पैसा बैंकों से निकालता है? कोई पैसा बैंकों से निकालने नहीं आता। या ऐसे कभी त्यौहार के मौके पर 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की छुट्टी हो जाती है, जैसे सऊदी वगैरह में ईद बकरीद के मौके पर तकरीबन 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ते तक की छुट्टी होती है। हिंदुस्तान में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, कोई त्यौहार 10 दिन का 5 दिन का होता है, तो ऐसे में बैंकों में छुट्टी हो जाती है। और जब बैंक के पास पैसा बाकी रहता है तो ये उठा करके बैंक वाले कह देते हैं, भैया आरबीआई आप हमसे पैसा कुछ कर्ज ले लो। तो आरबीआई कहते हैं ठीक हमको दे दो। तो यहाँ पे ये ले लेते हैं। इसी को कहते हैं रिवर्स रिपो रेट। यहाँ पे रिपो रेट है, रिपो रेट हमने लिखा है, ये हो जाता है रिवर्स रिपो रेट। अब देखिए ये बैंक वाले आरबीआई को कर्ज देते हैं, अब फिर आरबीआई बैंक को कर्ज देता है। बैंक वाले पब्लिक को पैसा देते हैं कर्ज पर, और पब्लिक जो है वो बैंकों में पैसा जमा कर देती है, गोया कि वो भी कर्ज है, क्योंकि ये लोग भी इनको पब्लिक को इंटरेस्ट देते हैं, बैंक वाले भी। तो आप देख रहे हैं कैसे सिस्टम पूरा एक एक से मिलजुल करके काम कर रहा है। अब जब आरबीआई ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी को हल्का किया, अपनी सियासत को हल्का किया, तो क्या हुआ? बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो गया। अब बैंकों ने पैसा उठा करके लोगों में पब्लिक को दे दिया। पब्लिक के पास जब पैसा ज़्यादा हुआ तो महंगाई बढ़ गई। अब फिर क्या करेगी बैंक? जब देखा कि महंगाई बढ़ गई तो आरबीआई कहेगी बैंकों से कि आप अब कर्ज नहीं दे सकते। ये अपनी पॉलिसी को टाइट कर देगी, इंटरेस्ट रेट महंगा कर देगी, बैंकों को हुक्म देगी कि आप 15% से कम पर लोगों को लोन नहीं दे सकते। अब जब लोन महंगा हो जाएगा तो कोई पब्लिक जाएगा ही नहीं लोन खरीदने। अब जब लोन लेने नहीं जाएगा, कर्ज लेने नहीं जाएगा, तो इनके पास पैसा कम बचेगा, पब्लिक के पास पैसा कम बचेगा, तो ये डिमांड नहीं करेंगे तो सामान अपने आप धीरे धीरे सस्ता हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे कैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी अपना करके महंगाई को भी कंट्रोल करती है और बेरोजगारी को भी कंट्रोल करती है। बेरोजगारी जब बढ़ा तो गोया कि मार्केट में पैसा कम हो गया, तो मार्केट में पैसा फिर डाल दिया, फिर लोग बेरोजगार हो गए, लोग काम करने लगे, महंगाई बढ़ गई। फिर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया कि लोगों के पास पैसे कम हो गए, तो महंगाई भी कम हो गई, लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ गई। तो इस तरह से गवर्नमेंट घुमा फिरा करके इन्हीं कामों को करती रहती है और सिस्टम चलता रहता है। उम्मीद है इंशाल्लाह बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ मख्फी रह गई है, समझ में नहीं आई है, तो ज़रूर पूछें।